कोई अनुपस्थित है? गुरुवर, कुंवर प्रताप वे अनुपस्थित है। ये पहली और अंतिम बार है कि आपसे बिना कुछ पूछे आपने उस बात का उत्तर दिया। आज के पश्चात आप तभी उत्तर देंगे जब आपसे कुछ पूछा जाएगा, अन्यथा वो दिन इस आश्रम में आपका अंतिम दिन होगा। जी गुरुवर। कार्यकाल आरंभ करने से पहले सभी शिष्य कुछ शब्दों में अपना अपना परिचय देंगे। ध्यान रहे, यह परिचय हमारे जानने योग्य संपूर्ण परिचय होना चाहिए, क्योंकि आश्रम में आप इसी के अनुसार जाने जाएंगे। भविष्य में आपकी पहचान वही होगी जो आप इस आश्रम से बनकर निकलेंगे, यदि आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाए तो। गुरुवर, हमारा नाम विनीदास आचार्य है। हम मेवाड़ के राजवैद्य और आयुर्वेद के प्रचंड पंडित भिस्गाचार्य खेमाजी के पुत्र। दूसरा शिष्य। पर गुरुवर, हमारा परिचय पूरा नहीं हुआ। जब तक आपकी आंखों में विनम्रता नहीं आ जाती, आप इसे अपनी आंखों पे बांध के रखेंगे। पर गुरुवर, ऐसा सबसे पहले तो परम पूज्य आचार्य जी का इस तुच्छ शिष्य का सादर प्रणाम। हमारा नाम है चक्रपाणि मिश्र। समस्त राजपुतानों में संस्कृत और शास्त्रों के ज्ञाता पंडित उग्र मिश्र हमारे परम पूज्य पिताश्री है, और जिनकी वंशावली। जो बात एक शब्द में पूरी हो सकती है, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। आप आवश्यकता से ज्यादा बोल चुके। प्रणाम गुरुवर। मान सिंह, हमारी माँ कहती है कि गुरुवर हमें बहुत बल है, और ये हमारा विश्वास है कि आपसे शिक्षा लेकर हम इस देश के लिए बहुमूल्य वीर बन जाएंगे। आपकी शिक्षा अभी से आरंभ करते हैं। हिलाइए हमारे हाथ को। एक सच्चे योद्धा का सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी विनम्रता होती है। कुंवर प्रताप अब तक नहीं आया। यदि आप अपने परिचय में ये कहना चाहते हैं कि आप मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह हैं, तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं। कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। गुरुवर, हम यहाँ पर एक राजकुमार नहीं, मात्र आपके ऐसे एक तुच्छ शिष्य हैं, जिसके पास ना तो आपसे बात करने योग्य बुद्धि है और ना ही आपको प्रभावित करने योग्य ज्ञान। हम यहाँ पर ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह आए हैं, जिसे आपके योग्य हाथ जैसा भी आकार देंगे, हम पूरे समर्पण के साथ वैसा ही आकार ले लेंगे। रात भर रट के आए। प्रभावशाली परिचय। आज का कार्यकाल आरंभ करते हुए आचार्य जी, प्रणाम गुरुवर। स्वयं को मेवाड़ के भविष्य कहने वाले शिक्षा के लिए पहले ही दिन आश्रम में आने में इतना विलंब का कारण जान सकते हैं कुंवर? वो अश्वरक्षक हमारा अश्व लेकर अस्तबल चला गया था,
इसीलिए हमने सोचा कि हम सोचा कि आप दौड़कर अश से भी पहले पहुंच जाएंगे। जी। थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। इनके लिए जल का प्रबंध किया जाए। नहीं आचार्य जी, हम थके नहीं हैं। हम पढ़ सकते हैं। आपके महल से आश्रम की दूरी कम नहीं है। कर लीजिए विश्राम। धन्यवाद गुरुवर। राजकुमार है ना, इनको कौन कुछ कहेगा भला। धन राजकुमारों के लिए थोड़ी ना होता है। अब सब अपना स्थान ग्रहण करें। हमें तो लगा था कि हमें अवश्य कोई कड़ा दंड मिलेगा। आप सब हमारा अनुसरण करते हुए गणेश वंदना करेंगे। ओम शुक्लम वरदम विष्णु शुक्लम वरदं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नं प्रशन्तेत् सर्वविघ्नं प्रशन्तेत्। क्या आप में से कोई हमें इस श्लोक का महत्व बताएगा? सबसे पहला महत्व तो ये आचार्य जी कि जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो हमें सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की वंदना करनी चाहिए। ये संतोषजनक उत्तर नहीं है। और कोई? ये वो श्लोक है जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण चक्र को खोलता है। वो चक्र हमारे रीढ़ रूपी मूल के आधार में होता है, मूलाधार चक्र। इस चक्र में असीम शक्ति छिपी होती है, किंतु साधारण जन इस असीम ऊर्जा का अंश भर ही शरीर और मस्तिष्क से प्रयोग में लाते हैं, जो गणपति को प्रसन्न करते हैं। गणपति आदिपति वो मूलाधार चक्र की इस असीम ऊर्जा को श्लोक की चमत्कारी ध्वनि से ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त करके वो मानव साधारण से असाधारण हो जाते हैं। शिक्षा के क्रमबद्ध का विवरण करने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप सब शीघ्रता, कुशलता और शुद्धता के साथ 108 बार सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार उत्तम स्तर के शारीरिक और बौद्धिक विकास की एकमात्र पूंजी। इसी कारणवश हमारे आश्रम के वरिष्ठ शिष्य आपके समक्ष सूर्य नमस्कार करेंगे और आप उनका अनुसरण करें। आप नहीं। कैसा लग रहा है विश्राम करने के पश्चात? स्वस्थ, सहज? जी गुरुवर, अब आप जैसा कहे हम कर सकते हैं। आपके महल के बाहर एक अति सुंदर वृक्ष है और इस समय उस वृक्ष पर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प लगे हुए हैं। हाँ, उन श्वेत पुष्पों में से भीनी भीनी सुगंध भी आती है। हम चाहते हैं कि आप जाएं और उन पुष्पों को लेके आएं। जी गुरुवर, हम कल आते समय वे श्वेत पुष्प लेकर आएंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आश्रम आने में विलंब आपने आज किया है, तो दंड भी तो आपको आज ही मिलना चाहिए।
जिस प्रकार आप चलते हुए आश्रम आए थे, उसी प्रकार आप अपने पैरों पे चलते हुए जाएंगे और वैसे ही लौटेंगे भी। अभी जाए गुरुवर? स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, सहज महसूस कर रहे हैं, फिर विलंब किस चीज के लिए? आप सभी को तो सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं। इन्हें सूर्य नमस्कार सीखने में अभी समय लगेगा और ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी शीघ्रता से पुष्प लेके लौटेंगे। परंतु गुरुवर। किंतु परंतु में आप समय व्यर्थ ना करें। ऐसा ना हो कि आपके साथियों के लिए प्रसिद्ध मलाई मंगवाने के लिए आपको तलहटी भेजना पड़े। जो आज्ञा गुरुवर। भाईजान, समझ में नहीं आ रहा आखिर हम जा कौन हैं? शम्स, तुम्हें वो मेवाड़ी जासूस याद है? जब हम उसका सर कलम कर रहे थे तो मरने से पहले उसके चेहरे पर खौफ नहीं, फक्र था, फक्र। याद है उस वक्त वो क्या कह रहा कि मेवाड़ का मुस्तकबिल प्रताप है, प्रताप। जिस तलवार की धार से उन्होंने तुम्हारे भाई शम्स के सैनिकों को काट डाला, अफगानी झंडा हटा, उन्होंने मेवाड़ी ध्वज फहराया था। भूल से भी कभी मेवाड़ की तरफ मत देख, नहीं तो प्रताप के तेज से तुम दोनों भाइयों की आंखें जल जाएंगी। कितने यकीन और फख्र के साथ कह रहा था वो ये बात। इसका मतलब प्रताप ही वो खंबा है जिस पर मेवाड़ की रियासत का सारा हाल और मुस्तकबिल टिका है। यही बात तो हम आपको कब से कह रहे हैं भाईजान। हमारे चेहरे और जहन का खौफ बन चुका है। सभी विद्यार्थी हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार करेंगे। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथ को आगे करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपना हाथ जमीन पर रख देंगे। और अंत में फिर से सूर्य को नमस्कार कीजिए। ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार। इसको हम 108 बार करेंगे। आपको क्या लगता है जो काम शम्स खान की पूरी फौज नहीं कर पाई, वो काम आपका एक मामूली भाड़े का कातिल कर देगा? खूंखार रूहें तो कांपती हैं उसके नाम से। कमजोर दिल के लोग तो दिन के उजाले में भी उस जगह नहीं आते जहां उसके आने का अंदेशा हो। ऊपर वाले ने उसे हर तरह का शिकार करने का हुनर बख्शा है। प्रताप जिंदा नहीं बच सकता उसके चंगुल से शम्स।
वो जो हमारा कर्ज था तुम पर, जो कॉल तुमने हमें दिया था, बस वही याद दिलाने आए हैं बशारा। तुमने हमें जुबान दी थी कि तुम हमारे लिए काम करोगे। हमें पता है कि तुम दूसरों के लिए काम नहीं करते हो, लेकिन हमारा कर्ज बकाया है तुम पर। चाहो तो चुका सकते हो। एक काम करो, बस एक छोटा सा बच्चा है बशर, शहजादा है मेवाड़ का, प्रताप, खत्म कर दो उसे, मार दो उसे। हम तुम्हें इतनी जागीरें बख्शेंगे बशर खान, इतनी जागीरें बख्शेंगे कि तुम्हारी 100 पुश्तें बैठी खाएंगी। मेवाड़ का राजकुमार बड़ा दिलचस्प और मजेदार शिकार। बहुत दुख की बात है कि आप में से कोई भी लक्ष्य के पास तक नहीं पहुंच पाया, विशेषकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत। मान सिंह, आप में तो बहुत बल था, क्या हुआ? चक्रपाणी, आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व आप अपने मस्तिष्क के सभी विचार बाहर छोड़ के आएंगे। वेणीदास, आपकी आंखों पर कल भी पट्टी बंधी रहेगी। और शक्ति सिंह, आप परिचय प्रभावशाली, किंतु वास्तव में आप लक्ष्य से हार गए। आज का कार्यकाल समाप्त होता है। कल के लिए गुरुवर, गुरुवर, कल जो शिष्य 108 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, केवल वही शिष्य शिक्षा के अगले पड़ाव के योग्य होंगे। पर गुरुवर, हमने तो सीखा ही नहीं सूर्य नमस्कार, और हम थे भी नहीं यहाँ पर। हम आपको सिखाते समय भी नहीं देखे थे। हम आश्रम में विलंब से आ पाए, तो ये हमारी समस्या नहीं कि आप कैसे सीखे। प्रिय उदय सिंह जी, बड़े दुख के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधित कारणों से आपके द्वारा प्रस्तावित राजपूत सभा में भाग नहीं ले पाए। राजपूताना की एकता के लिए आज जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के लिए आपको बूंदी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मान सहित, बूंदी नरेश। कोई आवश्यकता नहीं अन्य राजाओं के संदेश पढ़ने की। हम अच्छी तरह से जानते हैं राजपूत सभाओं में उन्होंने भी अपने संदेश में कोई मीठा बहाना लिखवा दिया होगा। आप लोग जाइए यहां से। रावत जी, हुक्म। दिल्ली से हमारे गुप्तचर ने शमशेर खान की किसी नई योजना का संदेश भेजा। अभी नहीं होगा। क्यों राजपूताने के राजाओं को सीमाओं पर पड़ता संभावित खतरा दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हाथ से समय फिसलता जा रहा है? अफगानी आक्रमण के बाद हम रत्ती भर सीख भी हासिल नहीं करना चाहते। है किसी के पास जवाब कि राजपूत राजा इतने हठी क्यों हो गए हैं? है किसी के पास जवाब? क्यों हम विदेशी हमले से पहले एक नहीं हो पाते? क्यों हम लोग एक ऐसी ताकत नहीं बन पाते कि बड़े से बड़ा हमलावर हमारी मातृभूमि पर बुरी नजर डाले तो हम उसे चकनाचूर कर दें, उसे मसल के रख दें? उत्तर दीजिए हमें, क्यों हम सब एक नहीं हो पा रहे हैं?
क्षमा करें राणा जी, किंतु इन राजपूत राजाओं को केवल एक ही बात एकजुट कर सकती है, और वो है द्विस्तरीय नेतृत्व। ही राणा जी, तभी राजपूत राजा अपने अपने राज्यों पर निरंकुश राज्य करते हुए सबसे शक्तिशाली और सबसे धनवान राज्य को अपना मुखिया स्वीकार करें। तो कौन है जो विरोध करता है? इस समय इन सभी राजपूत राजाओं को ऐसा लगता है कि मेवाड़ इन अफगानों के साथ एक लंबे संघर्ष के पश्चात निर्बल हो चुका है। उन्हें हमारी नियत पर तो भरोसा है, किंतु अब उन सभी राजाओं के मन में हमारे प्रति वो सम्मान नहीं है राणा जी, जिससे वो हमारे इन एकता के प्रयासों से सहमत होकर इस समस्त राजपुताने की एकता हेतु मेवाड़ का नेतृत्व स्वीकार कर सके। तो फिर ठीक है रावत जी, मेवाड़ उनको वही दिखाएगा जो वो देखना चाहते हैं। स्वर्ण काल में मेवाड़ की गौरव गाथाएं जो प्रचलित थी, अब सारा राजपुताना वही देखेगा। हुक्म, हम समझे नहीं आपकी बात। दान ग्रहण कीजिए। रावत जी, एक बार फिर से लक्ष्मण पहलवान दंगल का आयोजन करवाया जाए। जो कुश्ती सदा से मेवाड़ की पहचान रही है, एक बार फिर से उसी खेल प्रतियोगिता की घोषणा करवाई जाए। जो राजनीति से नहीं हो रहा, खेलों से वही बहुत सहजता से हो जाएगा। हम इस दंगल में भारत के सभी प्रसिद्ध पहलवानों को बुलाएंगे, और जब सभी राजा इस दंगल में हिस्सा लेने आएंगे, तब हम अवसर पाते ही उन सब से एकता की बात कर लेंगे। दंगल के भव्य आयोजन से और बड़े बड़े पुरस्कारों से सभी राजाओं के मन में जो मेवाड़ को लेकर संशय बन चुका है कि मेवाड़ शत्रुओं से युद्ध कर करके निर्धन हो चुका है, हम उसी संशय को मिटा डालेंगे और दिखा देते हैं सारे राजपुताने को कि मेवाड़ केवल शक्तिशाली ही नहीं है, बल्कि उसका राजकोष भी किसी से कम नहीं। भारमल जी, बोलिए, आपकी राय क्या है? अन्नदाता, राजनीति और कूटनीति के हिसाब से आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आपकी कल्पना के अनुसार यदि ऐसा आयोजन किया जाए तो राजकोष पर बोझ अधिक बढ़ सकता है। हुकुम। भारमल जी, हम आपकी चिंता और शंका को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि इस खेल के आयोजन से हम सभी राजपूत राजाओं में एकता का उद्देश्य हासिल कर लेते हैं, तो देश की सुरक्षा के लिए किया गया यह खर्च हमारी दृष्टि में इसका मूल्य बहुत कम है। हम राणा जी के इस प्रस्ताव से सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। तो फिर हमें तत्काल सभी राजपूत राजाओं को राणा जी का यह संदेश भिजवा देंगे। शुभम शीघ्रम। हुकुम। मेवाड़ नरेश की जय हो। दूत आपके लिए आवश्यक सूचना लाया है अन्नदाता। हम उन्हें बाद में देखते हैं, पहले हम कुंवर प्रताप और अन्य राजकुमारों के गुरुकुल के पहले दिन के अनुभव को जानना चाहेंगे। अब हम चलते हैं। किंतु महाराज, वो संदेश दिल्ली से आया है। दिल्ली से? हाँ महाराज। और पता है माँ, जितने सूर्य नमस्कार हमने वहां पर कर दिए और कोई भी उतने सूर्य नमस्कार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गुरुवर तो हमारे बल और क्षमता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, हमें लगता है यहाँ पर एकमात्र राजकुमार शक्ति सिंह ही हमारी शिक्षा के लिए उपयुक्त छात्र है। बहुत अच्छे कुंवर शक्ति, बहुत अच्छे। ये सब तो ठीक है, पर आपके दादा भाई कुंवर प्रताप कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? हाँ, प्रताप कहाँ है कुंवर शक्ति? वो देखिए,
वे रहे दादा भाई। क्या हुआ कुंवर प्रताप? दादा भाई को तो गुरुकुल में पहले ही दिन दंड मिल गया गुरुवर से। सो अब हम ठीक है, आप जाइए। क्या हुआ प्रताप? हम ठीक है रानी माँ, आप घबराइए मत। बस एक बार हम अपने कक्ष में जाकर स्नान कर ले, हम ठीक हो जाएंगे। ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी? क्या हालत करती है हमारे कुंवर प्रताप की? हम अभी जाके राणा जी से बात करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे अपमान। नहीं बेला, हमें प्रताप के शिक्षा दीक्षा के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किस शिष्य को क्या, कैसे और कब सिखाना है, ये गुरुजी से बेहतर भला कौन जान सकता है। क्या करते हैं हम जीजा? कुंवर प्रताप की ऐसी हालत देखकर हमारा तो कलेजा ही मुँह आ गया। आप जैसा कठोर कलेजा नहीं है हमारा। कैसे कुंवर प्रताप ये अपमान सहन करेंगे? हमारे कलेजे को शक्ति भी कुंवर प्रताप से ही मिलती है। हम जानते हैं कुंवर प्रताप में क्षमता है सहन करने की। गुरुकुल की कठिनाइयां वे चुपचाप सह लेंगे। बहुत अच्छे कुंवर शक्ति, बहुत अच्छे। आपने अपनी उपलब्धियों से उन सब का मुंह बंद कर दिया जो आपको हर चीज में कुंवर प्रताप से कम गिनते थे। बहुत अच्छे। कुंवर शक्ति, अपनी छोटी मासा का आभार व्यक्त कीजिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं आपके लिए। चलिए हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। चलिए। महारानी जयवंता का जैसे जैसे अपने प्रताप को पग पग हारते देखकर मन उतरेगा, सपने टूटेंगे। उसी को देख देख कर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आज महारानी जयवंता को बड़ा घमंड है ना प्रताप की सहन शक्ति पर। उन्हें पता भी नहीं है कि कैसे उसी प्रताप की सहन शक्ति को हम बड़े प्यार से समाप्त कर देंगे। खम्मागणी महाराज, वस्त्र हटाने से पहले नाक ढक लीजिए। एकलिंग जी, रावत जी, हमारे गुप्तचर का कटा हुआ सर भेजकर शम्स खान और शमशेर खान ने हमें चेतावनी दी है कि वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो राणा जी, हमें समाचार मिला है कि पंजाब में मुगलों का सामना करते करते अफगानी शम्स खान और शमशेर खान की सेना बहुत कमजोर हो चुकी और इस समय हमारे साथ खुलकर बड़े पैमाने का युद्ध करने की स्थिति में नहीं है दिल्ली। इसी बात की तो चिंता हो रही है रावत जी। यदि उन्होंने युद्ध का संकेत नहीं भेजा, किस चीज का संकेत भेजा है? तो फिर यह उद्देश्य साफ होने तक हम राजमहल और राज परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा दुगनी कर देंगे।
बहुत जल्द ही उन्हें इस बात का अनुभव हो जाएगा। ये घृणित संदेश भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। हुकुम, क्या आप अब भी कुश्ती की प्रतियोगिता रखना चाहेंगे? क्यों नहीं सूरतन सिंह जी, अब तो इसका आयोजन और अधिक भव्यता के साथ किया जाएगा। हमारे शत्रु एक बार फिर से भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने के लिए तैयार है। फिर वो शत्रु चाहे मुगल हो या अफगानी, इससे पहले कि हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करें, हम सभी राजपूत राजाओं को आपस में हाथ मिलाना होगा। यही इस समय की मांग है। रावत जी, हुक्म, सभी राजपूत राजाओं को इस कुश्ती दंगल का निमंत्रण भेज दिया जाए। अब ये प्रतियोगिता इसी नाग पंचमी को किया जाएगा। जी हुक्म। इसी लायक है हम भाईजान। क्या करें हम उदय सिंह को यह पैगाम देने से खुद को रोक नहीं पाए भाईजान कि अगर जंग में एक बार वो हमको हराकर ये सोच रहा है कि हम जंग करने का हौसला हार चुके हैं तो वह गलत सोच रहा है। गलत सोच रहा है वो। शमशान की शमशीर में आज भी जंग का हौसला है भाईजान। आज भी शम्स खान मेवाड़ को तबाह बर्बाद करने के ख्यालों से दिन रात मुब्तला है। जलता हूं मैं दिन रात। यही तो कमी है तुम्हारी। कभी तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, बस अपने इस खून के उबाल को चीख चीख कर उसकी नुमाइश करते रहोगे। दुश्मन को बार बार जगा करके अपनी मुसीबतें बढ़ाओगे। शम्स, कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ भी करने से पहले सोचो, 1000 दफा सोचो, लेकिन सोचना तो तुम्हारे मिजाज में ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आया होगा कि उस जासूस का कटा हुआ सर उदय सिंह को भेजा जाए? जैसी शर्मनाक हार तुम्हारी हुई है, क्या हमारे दिल में वलवला नहीं उठता होगा उसका बदला लेने का? हम उस पर अचानक वार करना चाहते थे, लेकिन तुमने वो कटा सर भेजकर हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब वो तैयार हो जाएगा और मजबूत कर लेगा अपने इर्द गिर्द फौजों का घेरा। उदय सिंह दूसरे राजपूतों की तरह नहीं है। दूसरे राजपूत तो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, लेकिन उदय सिंह किसी और ही मिट्टी का बना है। उससे लड़ना है तो ताकत कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना सीखो शम्स। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाईजान, माफ कर दीजिए हमें। शम्स, तुम्हारी इस बेवकूफी के बावजूद हमें एक बात अच्छी नजर आ रही है। वो क्या भाईजान? वो ये कि उदय सिंह उस कटे सर को देखकर ये सोचेगा कि हम फौज लेकर उससे खुली जंग करने वाले हैं, जबकि वो ये नहीं जानता कि जब वो अपनी फौज को तैयार कर रहा हो, ठीक उसी वक्त हमारे इशारे पर उसकी सबसे बेशकीमती दौलत, उसकी रूह, उसकी जान, उसके प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लेगा हमारा बशर।
हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप अपने उपचार के लिए राजवैद्य जी के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं माँ, ये जो है इसीलिए है क्योंकि गुरु और हमें हमारी भूल के लिए जो पाठ पढ़ाना चाहते थे उसी के लिए उन्होंने हमें पहले दिन दंड दिया। यदि हमने उसी दंड की पीड़ा का उपचार राजवैद्य जी से करवा लिया तो हम सीखेंगे कैसे माँ? हमें हमारी भूल कैसे याद रहेगी? इसीलिए हम किसी भी तरह का उपचार नहीं कराना चाहते। ठीक है, अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम? नहीं माँ, यदि हमने विश्राम कर लिया तो हमें नींद आ जाएगी, और यदि हमें नींद आ गई तो आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हम आप सबको, आपको, राजीराज को, छोटी माँ को जिस तरह निराश करते आ रहे हैं, हम वो सब कुछ भूल जाएंगे माँ। और हम ये भूलना नहीं चाहते। गुरुकुल का पहला दिन था, हमें देर से नहीं पहुंचना चाहिए था, हमें समय पर पहुंचना चाहिए था, और हम देर से पहुंच गए माँ। भूल तो हुई है हमसे। अच्छा प्रताप, एक बात बताइए हमें, आज आपको गुरुकुल जाने में विलंब किस बात से हुआ? छोटी माँ, सब हमारी मूर्खता थी माँ। हम छोटी माँ को हर जगह ढूंढ रहे थे, जबकि छोटी माँ हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन की दही मिश्री बनाए कहीं और प्रतीक्षा कर रही थी। सब हमारे कारण। प्रताप, अब ध्यान से सुने हमारी बात। जब राजकुमार का राज्याभिषेक तय होना था, ठीक उस दिन से पहले वाली रात उन्हें 14 वर्षों का वनवास सुनाया गया था, और वन में जब 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, एक शक्तिशाली राक्षस उस राजकुमार की पत्नी को कुटिया से उड़ाकर ले जाता है। पर वो राजकुमार हिम्मत नहीं हारता। वो वन में वानर सेना एकत्रित करता है, उस राक्षस से युद्ध लड़ता है, उससे जीतता है, और अपनी पत्नी को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त करवाता है। रानी माँ, आप हमें ये राजा राम की कहानी सुना रही है ना? हाँ प्रताप, हम आपको आपके ही पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कथा याद दिला रहे हैं, जो कभी किसी परिस्थिति में दिग्भ्रमित नहीं हुए थे, जिन्होंने कभी किसी षड्यंत्र के आगे झुककर हार नहीं मानी थी। रावण जैसे राक्षस आज भी हमारे चारों ओर हैं, और हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपको बिना निराश हुए उनसे जीतना है, और आप जानते हैं प्रताप कि आप सक्षम हैं। आप हर युद्ध जीत सकते हैं। आप घबराइए मत, हम इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। हम एकलिंग जी के आशीर्वाद से अथक प्रयास कर आने वाली सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। रुक क्यों गए भाई शक्ति? करिए ना, आपको करते देख हम भी सीख लेंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है दादा भाई, सीख लीजिए हमसे सूर्य नमस्कार। इससे ज्यादा क्या होगा? गुरुवर हमें भी दंड दे देंगे इस अपराध के लिए, पर आपके लिए हम सह लेंगे। सीख लीजिए हमसे। देखिए, पहले हाथों को ऐसे जोड़िए और फिर ऐसे झुक जाइए, और फिर नीचे की तरफ झुक जाइए। रुकिए, एक क्षण के लिए रुकिए भाई शक्ति। आपको सूर्य नमस्कार करते हम देख लेंगे, तो इसके लिए गुरुवर आपको दंड देंगे? क्यों? हम कुछ समझे नहीं भाई शक्ति। गुरुवर ने जब दंड स्वरूप आपको आश्रम से भगा दिया था, तो उन्होंने हम सबसे कहा था कि यदि हम में से किसी ने भी आपको इस सूर्य नमस्कार सीखने में आपकी सहायता की, तो जो दंड उन्होंने आपको दिया है वे हमें उससे भी अधिक दंड दे देंगे। पर कोई बात नहीं, आपके लिए हम दंड भी सह लेंगे। आइए, सीख लीजिए हमसे सूर्य नमस्कार। नहीं, हमारे लिए भला
आप क्यों दंडित हो गए गुरुवर से? आप अपना अभ्यास कीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। बाबूजीराज, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग सो चुके हैं। कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? यहाँ सब लोग उठते भी तो ब्रह्मा मूर्ति में सूर्योदय से पहले पहले है, इसीलिए जल्दी सोते भी होंगे। हाँ बाबूजीराज, ये बात तो ठीक है। बाबूजीराज, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ कोई नींद से उठ गया और उसने हमें देख लिया तो? सोम, अब हम क्या करें? सूर्य नमस्कार सीखने का हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। आप घबराइए मत, हमें लगता है कि यहाँ सब बहुत गहरी नींद में है। चलिए। पर बाबूजीराज, केवल हथेलियों और पैरों के निशान देखकर कैसे सीखेंगे आप सही पद्धति वाला सूर्य नमस्कार? सीखने का प्रयास तो करना ही होगा ना सोम। वो देखो सोम, यदि आप हमारे आश्रम को अपने महल का विस्तार अंश समझते हैं तो यह आपकी भूल है। यह हमारा आश्रम है, आपका महल नहीं। इसकी अपनी गरिमा है, नियम है, मर्यादा है, जिसका सभी पालन करते हैं। यदि कोई शिष्य दिन का अभ्यास ना सीख सके तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो रात के अंधेरे में आके यहाँ पे अभ्यास करेगा। क्षमा करें गुरुवर, हम बस आपको निराश नहीं करना चाहते थे। कल आप हमें निराश कर चुके हैं। हमारा मन तो चाहता है कि इसी समय हम राणा उदय सिंह के पास जाएं और उनसे कहें कि आपके पुत्र ने हमारे आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया। नहीं गुरुवर, यदि आपने ऐसा किया तो हमारे दाजीराज दंड देकर आपके आश्रम से निकलवा देंगे। हमें उस बात से प्रसन्नता होगी। आपको आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ना देकर हमने उचित निर्णय लिया। अगर आपके भाई ने पुरस्कार के रूप में आपकी शिक्षा का अवसर ना मांगा होता तो विश्राम के समय हम निश्चित होकर विश्राम ही कर रहे होते। अब आप यहां से जाइए और भविष्य में आप यहां केवल अभ्यास के समय ही दिखाई देंगे। फिर हम आपको कल सूर्य नमस्कार कैसे करके बता पाएंगे गुरुवर? वो हमारी समस्या नहीं है। गुरुदेव, आपको नहीं लगता आप इस लड़के पर कुछ अधिक ही कठोरता दिखा रहे हैं? आप हमारे साथ काफी समय से हैं। आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि हमसे प्रश्न करके आपने इस आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया। हम किसे शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस बारे में प्रश्न करके आपने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया और इसकी आज्ञा हमने किसी को नहीं दी। जी गुरुवर। आश्रम के लिए कुश्ती शिक्षक की खोज में क्या प्रगति हुई है? कुछ को बुलाया था आज, पर वो इतने योग्य नहीं निकले, इसलिए मैंने उन्हें आपके सम्मुख नहीं लाया।
जैसे असाधारण गुणों वाले शिष्यों के लिए हमें असाधारण गुरु चाहिए, जो अपनी कठोरता से इनसे अत्यंत कठिन और प्रतिभाशील कार्य करवा सके। नए लगते हो, यहाँ के तो नहीं दिखते। कहां से आ रहे हो बंधु? दिल्ली से। दिल्ली से? इतनी दूर से आ रहे हो? फिर तो कई दिन लग गए होंगे तुम्हें यहाँ पहुंचने में। वैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने दिन पहले दिल्ली से रवाना हुए थे तुम? आज सुबह। आज सुबह? पवन मार्ग से आ रहे हो क्या? उड़ता है क्या ये तुम्हारा घोड़ा? एक अंतिम बात बताओ, यहाँ किस चक्कर में आए हो? हमारी बड़ी पहचान है, अगर कोई काम की खोज में आए हो तो हम तुम्हें अवश्य काम दिला देंगे। पर अब यहाँ से आगे मत जाना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मेवाड़ में घुसना बहुत कठिन हो जाता है। नगर द्वार पर सुरक्षा कर्मी बड़ी पूछताछ करते हैं। सुनो 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 सुनो, मेवाड़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण दंगल की राजकीय घोषणा सुनो। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी ने सारे भारत से सभी प्रसिद्ध पहलवानों को मेवाड़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण दंगल में अपनी कुश्ती कौशल दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो। ओ, अब समझा। आप दिल्ली के पहलवान हो और आप यहाँ लक्ष्मण दंगल की कुश्तियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हो, है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो भाई जाओ और हमारी शुभकामनाएं अपने साथ लेते जाओ। राणा उदय सिंह जी तो जीतने वाले पहलवान को पुरस्कार में स्वर्ण मुद्रा के साथ साथ एक इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जाओ भाई जाओ, बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है ऐसा सुनहरा अवसर। हमें पूरा विश्वास है कि लक्ष्मण दंगल की घोषणा के बाद बहुत से अवांछित व्यक्ति इसमें भाग लेने के बहाने मेवाड़ की सीमाओं में घुसने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी अवांछित व्यक्ति बिना उचित प्रमाण पत्र और बिना उचित उद्देश्य के हमारी मातृभूमि में प्रवेश न कर पाए। आप सब लोग समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। हुक्म। जय मेवाड़। जय मेवाड़। महारानी साहब, महाराणा जी आप ही के कक्ष की ओर पधार रहे हैं। सच? ये लो, इसे तुम रखो। महारानी साहब, इतना बहुमूल्य पुरस्कार। क्षमा कीजिए, हमने तो आपको सिर्फ एक छोटी सी सूचना दी थी। हमने कहा ना तुम इसे रख। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतने बुरे समाचार सुनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या सोचा तुमने? इतनी अशुभनीय बातें सुना सकती हो तुम हमें? कहना क्या चाहती हो? हमारे कुंवर प्रताप में कोई गुण नहीं है? हमारे कुंवर प्रताप में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है? माया, ले जाओ इस मुंहजोर दासी को और बंद कर दो काल कोठरी में। जाओ। आज के बाद प्रताप के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। हीरबाई जी शांत हो जाइए। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? देखिए ना राणा जी, ऐसी कृतज्ञ प्रजा है हमारी, हमें तो अपने आप पे विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर हुआ क्या बताइए तो। बस छोटी सी भूल, माना कि छोटी छोटी भूल तो हर किसी से होती है। हमारे प्रताप से तो छोटी भूल क्या हो गई, प्रजा तो ये भी भूल गई कि बस कुछ ही दिनों पहले कितनी सहायता की थी हमारे प्रताप ने मेवाड़ की। हीरबाई जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मेवाड़ के लोग बातें बना रहे राणा जी, कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में तक कुछ नहीं कर पा रहे। हमने तो ये भी सुना है राणा जी
कि पहले ही दिन आचार्य राघवेंद्र जी ने कुंवर प्रताप को दंडित कर दिया। हमें और कुछ तो नहीं पता, पर ऐसा क्या कर दिया कुंवर प्रताप ने पहले ही दिन वहां? जानते हैं आप, दासी बता रही थी हमें, वहां बस्ती में लोग बातें बना रहे हैं कि सिर्फ राणा जी हैं जिन्हें कुंवर प्रताप में मेवाड़ का भावी राजा दिखता है, जबकि सारे गुण कुंवर शक्ति दिखा रहे हैं। हमारा तो जी करता है राणा जी कि हम स्वयं बस्ती में जाकर उन सारे लोगों की जीवा खींच लें जो हमारे कुंवर प्रताप के विरुद्ध बोल रहे हैं। कुछ भी हो राणा जी, हम कुंवर प्रताप के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकते। कुंवर प्रताप, आप श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं? हम श्वास ले रहे हैं। इतना भी आप नहीं जानते कुंवर प्रताप कि आसन की जिस अवस्था में आप थे उस समय श्वास छोड़ा जाता है। क्या कर रहे थे आप जब आचार्य राघवेंद्र जी आपको सूर्य नमस्कार सिखा रहे थे? किन स्वप्नों में खोए थे कुंवर प्रताप? मेवाड़ नरेश बनने के? नहीं दाजीराज। याची, ये उत्तेजना में न जाने हम राणा जी को प्रताप के विरुद्ध क्या क्या कह बैठे। जिस क्रोध में राणा जी निकले उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आज प्रताप को कोई नहीं बचा पाएगा। हमें तो ये भय है कि कहीं राणा जी कुंवर प्रताप से ये ना कह दें कि आप हमारे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है ही नहीं। राणा जी कुंवर प्रताप से ये कह सकते हैं? बोलिए ना। मुझे नहीं मालूम रानी साहब। तुम्हें इन सब बातों के बारे में क्या मालूम? हम पता लगाते हैं। कुंवर प्रताप, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? ये आश्रम देर से पहुंचने का ये कारण था। दाजीराज, गुरुवर व्यस्त थे औरों में और वे हमसे अप्रसन्न भी थे, और बीच में बोलकर हम उनका अनादर भी नहीं करना चाहते थे। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप और चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। और आपके इसी गुण की वजह से आज हम स्वयं आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, ताकि कल आप आश्रम में जाकर अपने गुरु का खोया विश्वास अर्जित कर सकें। लेकिन ध्यान रहे कुंवर प्रताप, यह पहली और अंतिम बार है जब आपके गुरुकुल की शिक्षा में आपकी सहायता कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, यदि आपको हमारी सहायता करने में अपने धर्म से समझौता करना पड़ रहा है तो फिर मत कीजिए हमारी सहायता। हमें वहां जो भी दंड मिलेगा हम उसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। कुंवर प्रताप, बस एक बार कुंवर प्रताप, आपके लिए हम पितृधर्म को राजधर्म से ऊपर रख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा बार बार नहीं होगा। महारानी साहब, महारानी साहब, आइए देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है। आइए देखिए ना, चलिए। बेना, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? जब आप अपनी आंखों से देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे थे, कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से अधिक समर्थ है। ये सिर्फ हमारे मन की बात नहीं, राणा जी के मन की भी बात है। नमस्ते नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते
मैं ना अब ये दिखाना चाहती थी। ना दरवाजा मत बंद करो। हम जानते हैं हमें आने में देर हो गई है, कृपया करके हमें नगर में जाने दीजिए। यात्री, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। समय सूचना घंटनाद अब हो चुका है। आप अब कल सुबह आइए। आपसे गुजारिश है, हम बहुत थक चुके हैं। हम नगर में जाकर किसी भी सराय में आराम करना चाहते हैं और हम बीमार भी हैं। लेकिन आपको तलाशी तो देनी ही पड़ेगी। इसे आप रख सकते हैं। अभी आप जा सकते हैं। रुको, क्या है उस थैले में? कुछ नहीं है, हमें जाने दो बंधु। जब कुछ नहीं इसमें तो दिखाते क्यों नहीं? तो आकर खुद ही देख लो।